अच्छा, अब इसमें हम वर्टेब्रेट के मस्कुलर सिस्टम का पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है और कौन सी चीज़ है जो कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकती है। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, अभी हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि वर्टेब्रेट का जो एंडोस्केलेटन है वो साइड देता है मसल्स की अटैचमेंट के लिए, ठीक है। और टेंडोन्स क्या होते हैं? अच्छा, अब दो तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं, टेंडोन और लिगामेंट। जो बोन को मसल से जोड़े वो टेंडोन है, ठीक है, और वो टफ सा होता है। और जो बोन को बोन से जोड़े वो लिगामेंट होता है और वो इलास्टिक होता है, ठीक है। अच्छा, अब टेंडोन क्या है? ये टफ फाइब्रस बैंड है, ठीक है, या फिर कॉर्ड्स हैं, मतलब कि टफ कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड हम रस्सी को कहते हैं, जिसमें मतलब एक सख्त सी रस्सी हो, वैसे है। और ये मसल को जो है स्केलेटन के साथ जोड़ेगा, दूसरे लफ्ज़ों में बोन के साथ जोड़ेगा। जो फिश का मस्कुलेचर होता है तो उसमें कुछ यूनिट्स होती हैं उसके, जिसे हम मायोमियर्स कहते हैं। जो मायोमियर्स हैं ये क्या हैं? लेटरल एंडुलेशंस हैं। अंडुलेशंस हम कहते हैं। अच्छा, अंडुलेशन हम कहते हैं जो कि जिसमें ऑसिलेशन हो रही होती है टू और फ्रो, ठीक है। ये मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर है और ये लेटरल मतलब कि साइड्स पर होगा, ठीक है। और ये ट्रंक पर होगा, उसके धड़ पर होगा और उसकी टेल पर होगा। अच्छा, अब ये जो पानी से लैंड पर आए ना, अब पानी में तो बॉयंट इफेक्ट कौन देता था? वाटर देता था। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में तो ऐसा नहीं है, हवा इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि इसे बॉयंट इफेक्ट दे, तो इसलिए। अच्छा, वैसे तो बॉयंसी खुशहाली को कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी में देखें तो जो फ्लोट करने की, तैरने की सलाहियत होती है किसी चीज़ के ऊपर, उसे हम बॉयंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब कि बॉयंसी तो नहीं हो सकती थी ज़मीन के ऊपर, तो फिर मतलब कि इसके मस्कुलेचर में ही चेंज आया। तो जो अपेंडेजेस हैं, ठीक है, वो मूवमेंट में ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ट्रंक की बजाय। अब अपना ही हम लोग देख लें तो क्या चीज़ मूवमेंट में हमें हेल्प करती है? हमारी लिम्स करती हैं ना, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ना कि हमारा ट्रंक करेगा। ट्रंक वो रीजन होता है जो मतलब कि लिम्स के अलावा जो रीजन होता है वो ट्रंक का होता है, यानी कि इन बाजुओं को और लेग्स को हटा दें तो बाकी का रीजन हमारा ट्रंक का है। अच्छा, जो मायोमियर्स की फिर सेगमेंटल नेचर थी वो भी लॉस्ट हो गई, क्योंकि वो ट्रंक वाली जगह पर थे, ठीक है, तो वो लॉस्ट हो गई। अब जो बैक मसल्स थे वो तादाद में ज़्यादा हो गए, ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो फिर वो कह रही हैं कि आप फ़िश में, आप मतलब कि खाने में ना क्या यूज़ करते हैं? फ़िश का आप ट्रंक खाते हैं, क्योंकि ट्रंक फ़िश की मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। और जो फ्रॉग की लेग्स जो हैं वो कुछ कंट्रीज़ में खाई जाती हैं, और फ्रॉग की लेग्स भी उसे मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो वो कह रही हैं कि आप वो चीज़ें खाते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं, जैसे कि फ़िश का ट्रंक और फ्रॉग की लेग्स। तो वो कह रही हैं कि आप इस चीज़ को, भाई कौन सी चीज़ जो है मूवमेंट में हेल्प कर रही है, वो आप इसे अपने खाने से भी मतलब कि उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो जिस मूवमेंट में हेल्प कर रही है वही आप डिनर या लंच में ले रही हैं, जैसे कि फ़िश का ट्रंक ले रही हैं और फ्रॉग की लेग्स ले रही हैं। तो इस सारे को मैं एक बार रिपीट कर दूं और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का फेनोमेना। अच्छा, तो इसमें हमने क्या देखा कि वर्टेब्रेट का जो एंडोस्केलेटन होता है वो साइड देता है मसल्स की अटैचमेंट के लिए। और फिर वो कह रहे हैं कि फिशेस में देखा जाए तो उसके मस्कुलेचर में अहम जो है वो मायोमियर्स हैं, जो कि लैटरल अंडुलेशन है उनके ट्रंक की और मतलब कि टेल की। और जब मतलब कि वो पानी से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आए तो उनके मस्कुलेचर में भी जो है मतलब कि चेंज आया है इन्हीं मायोमियर्स की शक्ल में, ठीक है। और तो मायोमियर्स जो हैं अब फिर क्या हो जाएंगे कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आए तो उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो मेनली इसमें क्या है कि वर्टेब्रेट का एंडोस्केलेटन मसल अटैचमेंट की साइट है। अब इसमें एक स्केलेटल सिस्टम का एलिमेंट टेंडोन है, जो कि टफ फाइब्रस बैंड है या कॉर्ड है, जो कि मसल को जोड़ता है स्केलेटन के साथ। और वैसे वो कह रहे हैं कि फिशेस के मस्कुलेचर में क्या है? मायोमियर्स हैं, जो कि लैटरल एंडुलेशन है उनके ट्रंक की और टेल की। और फिर वो कह रही है कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में गई तो अब मायोमियर्स का क्या इफेक्ट होगा कि उनकी सेगमेंटल नेचर लॉस्ट हो गई, क्योंकि ट्रंक की इंपॉर्टेंस ही कम हो गई। अब अपेंडेजेस जो हैं हेल्प आउट कर रही हैं मूवमेंट के लिए। और फिर वो कह रही हैं कि जो चीज़ें हेल्प आउट कर रही हैं ना और मूवमेंट के अंदर, आप अपने डिनर या लंच में भी वही लेते हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि फ़िश का आप हमेशा ट्रंक खाते हैं और फ्रॉग की लेग्स खाते हैं। अब नेक्स्ट हम मसल कंट्रक्शन का देखते हैं। और हाँ, एक और बात कि बैक की मसल ज़्यादा न्यूमरस और स्ट्रॉन्ग हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट है स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन का देखते हैं कि जब लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो हर स्केलेटल मसल का जो फाइबर है उसके अंदर आपको वो स्ट्रिएशंस दिखेंगे, जो कि पैटर्न होता है बेसिकली लाइट और डार्क बैंड का, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो स्टेरिएशन है सारे फाइबर की, ये क्यों है? ये अल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड की वजह से। अल्टरनेटिंग क्यों? मतलब पहले लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, ठीक है। और
और ये किसके अंदर होते हैं, स्मॉलर थ्रेड लाइक मायोफाइब्रिल्स में होती हैं हर मसल फाइबर के। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसी चीज़ को अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि ये एक्टिन और मायोसिन के इंट्रैक्शन की वजह से है, उनके एक साथ पड़े होने की वजह से है। मायोफाइब्रिल के अंदर मायोसिन थिक फिलामेंट है, एक्टिन थिन फिलामेंट है। लाइट रीजन को आई बैंड कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक्टिन होगा, डार्क रीजन को ए बैंड कहेंगे जिसके अंदर एक्टिन भी होगा, मायोसिन भी होगा। ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप एफएससी में भी देख कर आए हैं। और नेक्स्ट जो है सार्कोमेयर है, ये फंक्शनल यूनिट है। ये जो है फंक्शनल कंट्रैक्टाइल यूनिट यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। किसका है, मायोफाइब्रिल का है, जो कि एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक जा रहा होता है, जो एक्टिन जी लाइन के साथ अटैच होगी, मायोसिन अटैच नहीं होगी। सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर एक्टिन मायोसिन के ऊपर से स्लाइड करेगा यानी कि फिसलेगा। जैसे वो एक दूसरे के करीब आएंगे ये प्रोसेस सार्कोमेयर की लेंथ को कम कर देगा। और ये जो लेंथ में कमी हुई है इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा मसल फाइबर ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। और ये जो मूवमेंट हुई है एक्टिन की मायोसिन के मुकाबले में, ठीक है, एक्टिन की मूवमेंट मायोसिन के मुकाबले में हो रही है, इससे आप स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहेंगे। अच्छा, अब ये जो रेड चिट जिसे हम पुलिंग कहते हैं, ये जो पुलिंग का मैकेनिज्म है दो फिलामेंट की टाइप्स के दरमियान, ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा। मायोसिन की ग्लोबुलर प्रोजेक्शन, गोल गोल सी कोई प्रोजेक्शंस होंगी जो कि एक्टिन कोई नहीं मतलब मायोसिन पर होंगी, जो कि बाइंडिंग साइड के साथ एक्टिन के अटैच हो जाएंगे और क्रॉस ब्रिजेस बन जाएंगे। एक मरतबा क्रॉस ब्रिज बन गई, वो उन्होंने फोर्स लगानी है एक्टिन पर और फिर मूवमेंट होगी, ठीक है। तो इस सारे को मैं एक बार रिपीट कर दूं, फिर इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे हम। तो वो इसमें कह रही हैं कि जब आप लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं ना तो आपको इसके ऊपर लाइट और डार्क बैंड दिखती हैं। लाइट और डार्क बैंड जो मायोफाइब्रिल पे होती है हर मसल फाइबर में। और फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं तो आपको ये स्टीरिएशंस जो हैं ये नज़र आती हैं एक्टिन और मायोसिन के इंट्रैक्शन की वजह से। मायोसिन थिक फिलामेंट है, एक्टिन थिन है, ठीक है। और ये मायोसिन जो है इसके ऊपर पहले बल्कि हम डार्क और लाइट बैंड का देख लेते हैं। लाइट बैंड को आई बैंड कहेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक्टिन होगी, डार्क बैंड को आई बैंड कहेंगे जिसके अंदर एक्टिन भी होगा, मायोसिन भी होगा, ठीक है। और दो जी लाइंस के दरमियान जो फासला होगा उसे हम सार्कोमेयर कहेंगे, स्मॉलेस्ट कंट्रैक्टाइल फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब जी लाइन के साथ एक्टिन होता है, मायोसिन नहीं होता। और फिर वो कह रही हैं कि जब ग्लोबुलर प्रोजेक्शन होगी मायोसिन पे जो कि एक्टिन के ऊपर मौजूद बाइंडिंग साइड से मिल जाएंगे, जैसे क्रॉस ब्रिजेस बनेंगी, क्रॉस ब्रिजेस बन गई तो एक्टिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर से और कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्शन से सार्कोमेयर की लेंथ कम होगी, फिर पूरे के पूरे मसल फाइबर की लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा जो है इसमें लिखा हुआ है। और जो है हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, तो ये जो रेडचिट पुलिंग मैकेनिज्म है ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा और एक मरतबा क्रॉस ब्रिजेस बन जाए, उन्होंने फोर्स लगानी है एक्टिन पे और उसे मूव कराना है। अब नेक्स्ट जो है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो ज़्यादा हो कम हो, आप उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे व्हेन मोटर नर्व कंडक्ट नर्व इम्पल्स टू स्केलेटल मसल फाइबर। मोटर नर्व जो है वो नर्व इम्पल्स देगी स्केलेटल मसल फाइबर को। अब मोटर यूनिट क्या होता है कि एक मोटर नर्व, ठीक है, और सारी मसल्स जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रही है, यानी कि एक मोटर नर्व आई उसने कोई पैगाम स्केलेटल मसल को दिया, तो ये जो सारा आप ग्रुप है इसे मोटर यूनिट आप कह सकते हैं। फिर वो कहने की एक ख़ास जगह होगी जो कि मोटर नर्व के स्पेशलाइज्ड एंड को अलग कर रही होगी स्केलेटल मसल से, स्केलेटल मसल के मेम्ब्रेन से, जिसे आप सार्कोलिमा कहेंगे। और फिर वो कह रही हैं कि ये जो मोटर एंड प्लेट है ये क्या होती है, ख़ास रीजन है सार्कोलिमा का जो कि कवर कर रहा होता है नर्व को, ठीक है। तो सार्कोलिमा ये मसल फाइबर का एक ख़ास रीजन है जो कि नर्व को सराउंड कर रहा होगा। इस अरेंजमेंट को जो है हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं या सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। नर्व इम्पल्स जो है वो एंड पर पहुंचेगी मसल फाइबर के, और जो तो फिर क्या होगा कि जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगी उसके अंदर वो केमिकल रिलीज़ करेंगे जिसे एसिटाइलकोलिन कहेंगे, जो कि जाके रिसेप्टर के साथ अपने बाइंड कर जाएगा। ये न्यूरोमस्कुलर क्लेफ्ट के अक्रॉस जाएगा नर्व एंडिंग और मसल फाइबर के दरमियान और एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के साथ मिल जाएगा सार्कोलिमा में, ठीक है। और फिर क्या होगा कि सार्कोलिमा नॉर्मली पोलराइज्ड होती है, बाहर वाला पॉजिटिव अंदर वाला नेगेटिव। अब जब एसिटाइलकोलिन ने बाइंड किया तो फिर क्या होगा कि आयंस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों साइड पर और पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब ये जो चेंज इन पोलैरिटी है यानी कि अल्टर्ड पोलैरिटी की वेव की शक्ल में मूव करेगा मसल फाइबर में कंडक्टिंग पाथ से, जिन्हें हम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहेंगे, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है मसल सेल की, जिन्हें हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो अल्टर्ड पोलैरिटी है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स की
ये सार्कोप्लाज्म से जो है कैल्शियम आयन मूव कराएगी। ये कैल्शियम जो कि साइटोप्लाज्म में जाएंगे और एक रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोनिन के साथ मिल जाएंगे, जो कि एक और प्रोटीन पर होगी जिसे हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो बाइंडिंग होती है ये मायोसिन को एक्सपोज कर देगी एक्टिन के आगे, ठीक है। और क्योंकि मायोसिन को पहले ट्रोपोमायोसिन ने ब्लॉक किया हुआ था, तो ये एक्टिन की बाइंडिंग साइट के आगे उसे एक्सपोज कर देगी। सॉरी, एक्टिन की बाइंडिंग साइट को ब्लॉक किया हुआ था ट्रोपोमायोसिन ने, तो अब वो हट गई। तो फिर अब क्या होगा कि बाइंडिंग साइट जो है एक्टिन की एक्सपोज होंगी, मायोसिन और एक्टिन की क्रॉस ब्रिज बनेगी, जिसके नतीजे में स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल होगा और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी। और फिर वो कह रही हैं बस यही है। तो ये सारा मैं एक बार रिपीट कर दूँ और बस फिर एंड है। अच्छा, इसमें एक और काम भी होगा कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब रिलैक्सेशन होगी। रिलैक्सेशन के दौरान एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज़्म होता है वो कैल्शियम को वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजता है स्टोरेज के लिए। वो कहने कि नर्व इम्पल्सेस जो कि जा रही हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए से, उसे कंट्रोल करने के ज़रिए से आप कैल्शियम आयन के लेवल को कंट्रोल करेंगे स्केलेटल मसल में, ठीक है, स्केलेटल मसल के टिश्यू में, और इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्शन पे भी कंट्रोल हासिल कर लेंगे। तो ये बस एक बार मैं रिपीट कर दूँ। अच्छा, तो इस सारे में हमने क्या देखा? कंट्रोल में स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक मोटर नर्व है, स्केलेटल मसल की फाइबर के पास आई है। अच्छा, अब ये मोटर नर्व और जिनके साथ ये कम्युनिकेट करिए स्केलेटल मसल की फाइबर के साथ, इन सारों को हम मोटर यूनिट कह रही हैं। फिर वो कह रही हैं कि एक जगह होगी जो कि इस मोटर नर्व को और स्केलेटल मसल की फाइबर को अलग कर रही होगी। स्केलेटल मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसे सार्कोलिमा कहते हैं, यानी कि इन दोनों, यानी कि सार्कोलिमा को और मोटर नर्व को अलग करी होगी, जिससे साइनेप्टिक क्लेव कहेंगे या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे, ठीक है। फिर वो कह रही हैं कि एक सार्कोलिमा का ना मतलब कि एक ख़ास रीजन होता है जो कि नर्व को सराउंड कर रहा होता है, जिसे मोटर एंड प्लेट कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि अच्छा, अब नर्व इम्पल्स आई है तो साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगी कुछ, ठीक है। किसके अंदर होंगी? ये नर्व के अंदर होंगी। वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करेंगे। एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर जो इनके होंगे सार्कोलिमा के ऊपर बने हुए, उनके साथ जाकर बाइंड करेगा, उनके साथ ये बाइंड करेगा तो फिर क्या होगा कि यानी कि पहले ये पोलर था, इनसाइड नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ये पोलर था, तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। अब ये पोलैरिटी एक वेव की शक्ल में जो है मूव करेगी कंडक्टिंग पाथ से, जिन्हें जो है हम ट्रांसवर्स टिब्यूल्स कहेंगे। और ये जो ट्रांसवर्स टिब्यूल्स होते हैं ये मतलब कि पड़े होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिन्हें हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और फिर ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये मतलब कि कैल्शियम आयन को रिलीज़ करता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम आयन जो रिलीज़ होगा वो फिर साइटोप्लाज्म में जाएगा, वो ट्रोपोनिन के साथ मिल जाएगा, जो कि एक और प्रोटीन यानी कि ट्रोपोमायोसिन के साथ मिल जाएगा, जिसने एक्टिन की बाइंडिंग साइट को ब्लॉक किया हुआ था। अब एक्टिन की बाइंडिंग साइट मायोसिन के आगे एक्सपोज होकर क्रॉस ब्रिज बनेगी, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। और फिर वो कह रही हैं कि अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होगी। रिलैक्सेशन में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से कैल्शियम आयन वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं स्टोरेज के लिए, ठीक है, वहाँ पर स्टोर होने के लिए। फिर वो कह रही हैं कि उसके बाद वो कह रही हैं कि नर्व इम्पल्सेस जो कि मोटे नर्व से जा रही है उसे कंट्रोल करने के ज़रिए से आप कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करती हैं, और कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करके आप कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करेंगे। तो ये सारा हमारा हो गया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।